हेलो डियर, आपका स्वागत है अपनी अगली क्लास के अंदर। उम्मीद है कि बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, बढ़िया से एफर्ट लगा रहे होंगे। ठीक है, एक आधी चीज़ें बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएंगी, एक आधी चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आती हैं, एक आधी चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इस क्लास की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल क्या है, एक आधा कंसेप्ट ऐसा है जो आसान है, जो सबके लिए आसान है। एक आधा कंसेप्ट ऐसा होता है जो किसी के लिए आसान हो सकता है, उसके थॉट पैटर्न के अनुसार, उसके थिंकिंग पैटर्न के अनुसार आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कोई कंसेप्ट आपके लिए आसान हो सकता है, दूसरे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है एग्जाम के लेवल को तो नीचे ला नहीं सकते, नौकरी तो एग्जाम के लेवल से मिलेगी। ठीक है, रिलेवेंट चीज़ों से मिलेगी। तो हमने खुद प्रैक्टिस करनी है। हमारे अंदर अगर कहीं पर कमी है तो हमने उसको इम्प्रूव करना है, चाहे वो आसानी से हो जाए या थोड़ा सा टाइम ले। इस बात की गारंटी है कि अगर आप टाइम दोगे, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हमारा एक एक मिनट यूज हो रहा है, हमारा 0% टाइम वेस्ट हो रहा है, हम मोस्ट एफिशिएंट चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को लगातार करते रहोगे तो आप एक एक स्टेप अपनी जॉब के बढ़िया रैंक के करीब जा रहे हो। ठीक है, तो सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से समझा करो, मानने से पहले उनको समझा करो कि अच्छा, ताकि अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी बदलनी भी पड़े तो आप बदल पाओ। तो मैं कोई भी स्टडी प्लान भी बताता हूँ, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बताता हूँ, तो जस्ट ऐसे ही नहीं बता देता ब्लंटली कि ये करो, नहीं, उसके पीछे एक वजह होती है कि इस वजह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इस वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो ये करो। मतलब हम उसको बोल सकते हैं वेल रिसर्च्ड चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं, भले ही सवाल हो या कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊं, तो उनको समझा करो, ध्यान से सुना करो, फिर उसको बार बार अप्लाई किया करो। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने आपको एक बार एक चीज़ बताई, आपने अप्लाई करने की कोशिश की, वो अच्छे से अप्लाई नहीं हुई तो कह रहे ये तो चीज़ ही खराब है। नहीं, आपने पहले दिन गाड़ी चलानी सीखी, वो जो क्लच है वो एकदम से छूटता है गाड़ी में या बाइक में, जब भी हम स्टार्टिंग में सीखते हैं, अरे नहीं, ये तो सिखाने वाला ही बेकार है, ये तो हो ही नहीं रहा, या फिर मैं तो ये सीख ही नहीं सकता, मैंने तो 20 बार ट्राई कर लिया, सिखाने वाले को अच्छा मान ले तो भी नहीं। नॉर्मल सी बातें हैं, हर एक फील्ड में ऐसा होता है। थोड़ी सी ऊंच नीच आएगी, कुछ चीज़ें आसानी से, कुछ चीज़ों में बात बन जाएगी, कुछ चीज़ें टाइम लेंगी, तो आपने बस डटा रहना है। आइंस्टीन ने एक बार एक बात कही थी कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई जस्ट स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। मैं बस प्रॉब्लम के साथ थोड़े से लंबे समय तक रुकता हूँ, आम लोग उतने नहीं रुकते, तो सॉल्यूशन तक पहुँच जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिनमें सॉल्यूशन नहीं होएगा, धीरे धीरे उनके बारे में पता चलता है, फिर मैं सॉल्यूशन तक पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी में डटे रहना है, अपने आप कंपटीशन में आगे निकल जाओगे। तो स्टार्ट करें भाई आज की क्लास। पेन नोटबुक ले आए, बढ़िया सा मूड बना लो, खुश हो जाओ। ठीक है, और अपना इन्वायरमेंट इस तरीके से सेट कर लो कि हाँ, क्लास के बीच में आपको ना उठना पड़े, पानी वानी पास में रख लो, पानी के लिए भी ना उठना पड़े, एटलीस्ट ये क्लास आप पूरी ख़त्म करो। कोई भी एक वीडियो आप देखो तो चलिए जी, हमेशा की तरह मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, भले ही तेज़ स्पीड में देखना पड़े। ओके, तो इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, हैं, कंसेप्ट इससे पिछले में हो चुका है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी। डी एंड ई ऑन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी पर, डी और ई, such that AD is to DB is 2:3, AD is to DB is 2:3. Okay, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC. If area of triangle ADE is equal to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ट्रायंगल ADE का एरिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 18 है, देन व्हाट इज एरिया ऑफ ABC। तो बहुत ही इजी है, बताओ भाई कैसे करेंगे। देखो, आप देखो ट्रायंगल ABE के अंदर, ABE के अंदर वर्टेक्स से एक लाइन खींची गई, उसने बेस को 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है, तो एरिया भी 2:3 रेशियो में डिवाइड हो गया होगा। तो 2 का 9 गुणा, 3 का 9 गुणा, 3 में 27, सिंपल, यहाँ का एरिया 27।
अब आप देखो कि DE जो है वो AC के पैरेलल है, तो अगर बेस के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ पर 3:2 रेशियो में चीज़ों को बांटा गया है लंबाइयों को, तो यहाँ पर भी 3:2 में। ठीक है सर। अब इस एरिया को देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर AE लाइन जो है वो बेस को 3:2 रेशियो में बांट रही है। डन। तो अगर 3:2 रेशियो में बांट रही है तो एरिया भी 3:2 रेशियो में बांट दिया होगा इस लाइन ने पूरी ट्रायंगल का। तो ये 3 है, इन दोनों का सम कितना है? 45। तो इसका कितने गुना है? इसका 15 गुना है। ठीक है, तो 2 का 15 गुना 30। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि पूरी ट्रायंगल का एरिया उसने पूछा है तो 45 और 30 75 भी कर सकते हो, या फिर 3 का 15 गुना है, पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है? 3 और 2 5, तो 5 का 15 गुना 75। बेस के हिसाब से ये एरिया है, तो पूरी ट्रायंगल का बेस ले लो। इसका एरिया नहीं निकालना स्पेसिफिक, तो कोई नहीं, पूरी ट्रायंगल का डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ये बताइए, इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 4 एंड AC इज इक्वल टू, एक ट्रायंगल एक AB एंड AC को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं भाई। ये लो, AB इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 12। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ। ओके, ये D क्या है? इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD जो है दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो इसने सामने वाली लाइन को उसी रेशियो में बांटा होगा जो इनकी इंक्लूडिंग साइड की लेंथ का रेशियो है, यानी कि 1:3। तो हेयर द रेशियो इज 1:3। तो एरिया भी 1:3 रेशियो में बट गया होगा। तो यहाँ का एरिया इन्होंने बताया है 40। अगर 1 की जगह 40 है तो 3 + 1 4, पूरी ट्रायंगल का बेस तो 4 है, तो 4 की जगह क्या होगा? 4 की जगह होगा 160। दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। इन ए ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है। ओके जी। इफ AB इज इक्वल टू 4, अगर AB 4 है, AC 3 है, तो सामने वाली साइड को भी 4:3 रेशियो में इसने बांटा होएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के तहत। एंड एंगल A इज इक्वल टू 60, और एंगल A जो है वो 60 है। देन द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू व्हाट? एंगल A 60 है, तो अगर एंगल A 60 है तो ये 30 होएगा, ये पूरा 30 होएगा। देखो, इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला भी मैं बना सकता हूँ, या फिर मैंने आपको प्लेन ज्योमेट्री के अंदर एक चीज़ बताई थी, स्टेवार्ट्स थ्योरम। ठीक है, स्टेवार्ट्स थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। क्या था? अलग पेज पर रिवाइज करवा देता हूं, हालांकि मेरे को नहीं लगता कि रुको, अब तो ये होएगा ही नहीं, है ना? कीप ही करना पड़ेगा, अब ये मिटा नहीं पाऊंगा मैं। न्यू स्लाइड। स्टेवार्ट थ्योरम के बारे में क्या बताई थी कि अब तक आया नहीं है, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा पैटर्न बदला और किसी भी CBN की लेंथ पूछ ली, तो चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, कुछ भी हो, फिर वो कुछ भी हो, सरे आम उसकी लेंथ निकलेगी। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सा थ्योरम है। अदरवाइज क्या होता है, आपको 4-4 5-5 चीज़ें बता दी जाती हैं, तो एटलीस्ट मैं एक चीज़ बता दूं जो यूनिवर्सल हो। ठीक है, तो मैंने आपको वो कैसे रटवाया था, ध्यान से सुनिएगा। कि कोई भी मीडियन है, कोई भी मीडियन, ठीक है, चाहे ये एंगल बाइसेक्टर हो ना हो, सब पे फिर लागू हो रहा है। मान लो ये सामने वाली साइड को M:N रेशियो में बांट रही है। ठीक है, इस साइड की लंबाई है C, इस साइड की लंबाई B के सामने की B है, A के सामने इस साइड की लंबाई है A। तो मैं इसको मैं मान लेता हूँ AD, और A से लेकर D तक ये जो CBN है इसको मैंने मान लिया है D। तो जनरली क्या है, आपको ये रटना पड़ेगा कि यहाँ पर B लूँ, यहाँ पर C लूँ। आप इस झंझट से भी छुटकारा पाना चाह रहे होंगे, कह रहे सर, तो आपने सिर्फ क्या याद रखना, आपने ये याद रखना है कि देखो दिस, मैंने तब भी ये बताया था, प्लस दिस, मतलब यहाँ से चीज़ शुरू हुई, वहाँ पर एक बार टच होके वापस यहीं पर आ गई, तो यहाँ से चीज़ शुरू हुई, तो CNC यानी कि C²
यहाँ पर मैं 2 बार आया, एक बार मैं n पर गया, बी एम बी, तो यानी कि बी स्क्वायर एम, तो बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये क्या है, ये डी स्क्वायर ए प्लस एम ए एन। ठीक, आपको रटने का तरीका ही बताया था। तो इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्सल है। इस का कुछ भी एंगल बाई सेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो, बिल्कुल यहाँ पर आया हुआ हो, बात आपकी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अगर उसने ऐसा कुछ पूछा, तो आज तक नहीं पूछा है तो इससे डरना मत। याद करने की टेक्निक बता दी है, ओके जी। तो यहाँ पर स्टेवार्ट थ्योरम लगाना ज़रूरी नहीं है, हम लगा सकते हैं। मैं आपको इम्प्रेस करना चाहूँ क्या रे, तो मिटेगा नहीं, पर हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ये क्वेश्चन CDS में आ चुका है, तो ये डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल रिलेवेंट कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो बताओ क्या करेंगे, सोचो जरा क्या कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ट्रायंगल का एरिया निकलता है ना हाफ AB साइन थीटा से, उससे रिलेवेंट चीज़ है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है, 4:3। आप बोलोगे जी हाँ। पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 यूनिट, इसका 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, 7 यूनिट। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ूंगा मैं, ABD को और ACD को, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, और उसको मैं पूरी ट्रायंगल के एरिया से रेशियो उसका निकाल लूंगा। ऐसा क्यों होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं ABD को पकड़ रहा हूं तो इसका एरिया होएगा हाफ ये वाली साइड गुणा में ये, यानी कि 4 इंटू AD गुणा में साइन 30। डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अगर मैं पूरी ट्रायंगल का निकालूंगा तो हाफ AB यानी कि 4 इंटू 3 साइन 60। सर अगर वो यहाँ पर ऐसा एंगल दे दे जो हम ना निकाल पाए, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो नहीं आएगा। ऐसे तो वो 37 डिग्री दे देगा, फिर पूछेगा, बात नहीं बनेगी ना। फिर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करेगा हमें एग्जाम में। सो दैट्स इट। और इनके एरिया का रेशियो क्या है, इनके एरिया का रेशियो 4, पूरे का एरिया है 7, तो खत्म हुई बात। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब आपको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस ट्रायंगल के एरिया में AD इन्वॉल्व हो रही थी। इस ट्रायंगल का एरिया ले लो, इसमें AD इन्वॉल्व हो रही है, और पूरे वाली ट्रायंगल के एरिया में 4:3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो AD है जो निकल आएगी। ज़्यादा दिनों तक जुराब पहनोगे तो AD है जो निकल आएगी। तो साइन 30 = 1/2, 3 इंटू साइन 60 इज √3/2, तो 2 से 2 गया। देन AD इज इक्वल टू 3 यहाँ पर ऊपर आएगा, 12√3/7। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन CDS में देखा गया था, ये कैट वाला मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट बताओ, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC। DE ये जो है, यहां पर मैं नीचे ही मन में अगर BC ले आऊं तो 8/15, तो DE अगर 8 है तो BC 15, ये सिर्फ रेशियो है। बड़ी ट्रायंगल की लेंथ 15 है, छोटी ट्रायंगल की लेंथ अगर 8 है, तो ऐसे ही छोटी ट्रायंगल की लंबाई अगर 8 है तो पूरी बड़ी की 15 है, तो ये 7 हो जाएगी। पूरी बड़ी की 15 है, सिमिलरिटी वाला वो आ गया। ठीक है, 8:7, 8:7, जो भी जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर ADE का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 64, देन CED का एरिया देख पा रहे हो कि नहीं, मैं तो देख पा रहा हूं क्या है उसका एरिया। ट्रायंगल ADC में, ADC में ये लाइन वर्टेक्स से गई है, इसने बेस को 8:7 रेशियो में बांट दिया। अगर 8 की जगह 8 का 8 गुना है तो 7 की जगह 7 का 8 गुना होएगा, 56 ऑप्शन पे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि बेस को किस रेशियो में डिवाइड किया है एरिया निकालने के लिए, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ये बताओ, इन ए ट्रायंगल ABC PQR are 3 points on BC
सच दैट बी पी इज इक्वल टू 3x, बी पी जो है दैट इज 3x, क्यू आर इज 2x, दिस इज 2x, पी क्यू इज 4x, दिस इज 4x, एंड आर सी इज इक्वल टू 5x. ओके जी. G is centroid, then find the ratio of area of triangle PGR. G centroid है, PGR. तो आपको एक बात पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर यहां पर सेंट्रोइड हो और आप ऐसे मिला दो तो इन तीनों का एरिया जो है 1 1 1, तीनों का एरिया बराबर है, यानी कि पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 एरिया है. तो यहाँ पर ट्रायंगल BGC का जो एरिया है वो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना होगा, BGC. यही केस बन गया, यही वाला. तो BGC का एरिया जो है दैट इज इक्वल टू पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3. क्लियर है. उसने क्या पूछ रखा है, PGR कैसे पूछ रखा है, रेशियो ऑफ PGR टू ABC. अच्छा ठीक है. तो BGC का एरिया 1/3 है. अब जो PGR है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, PGR का एरिया क्या होएगा, जो 1/3 एरिया है, अगर मैं पूरी BGC लूँ जो 1/3 एरिया है उसमें से कितना बेस यूज़ किया है. सर पूरा बेस तो है 4 3 7 2 9 और 5 14, पूरा बेस है 14, उसमें से 4 और 2 6 यूनिट यूज़ कर रखा है, 6 आउट ऑफ 14. जितना बेस यूज़ करोगे उतना ही एरिया हो जाएगा, बता रखा आपको. आधा बेस यूज़ किया तो आधा एरिया, क्योंकि हाइट तो सेम है ना सबकी, वही कंसेप्ट चल रहा है. 1/3 बेस यूज़ किया तो 1/3 एरिया. इसने 14 में से 6 बेस यूज़ कर लिया, तो 1/3 तो इस BGC का था पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, उसका भी 6/14, तो यानी कि 1/7. ठीक है. तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना एरिया है, ऑप्शन सी 1:7. ठीक है, क्लियर है. इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ठीक है, सबसे एंड में इसने बताया है कि राइट एंगल क्या है. एंगल B is equal to 90. BD divides the triangle ABC into 2 triangles of equal parameter. BD डिवाइड कर देती है इक्वल पैरामीटर के ट्रायंगल में. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD गिवन दैट. तो BD इसने बताया नहीं क्या, BD डिवाइड्स फाइंड द एरिया ऑफ ABD. तो इसने ये नहीं बताया कि भैया BD जो है इसके ऊपर पॉइंट है, वैसे बताना चाहिए था. ठीक है, कोई नहीं. BD D एक पॉइंट है AC पर, ऐसा उसको बताना चाहिए था, नहीं तो हमें क्या पता चलेगा. चलो अदरवाइज ठीक है, ऐसे ये डिवाइड कर सकते हैं. तो BD डिवाइड कर देती है इस ट्रायंगल को दो ऐसी ट्रायंगल में जिनका पेरीमीटर सेम है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. और उसने क्या बता रखा है, उसने बता रखा है BC इज इक्वल टू 80, AC इज इक्वल टू 100. तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 का 20 गुना है, ये 4 का 20 गुना है, तो 3 4 5 यूज हुआ है, 3 का 20 गुना, ये हो जाएगा जी 60. ओके, 60 80 100. अब ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है और ट्रायंगल नंबर 2 है, इनका पेरीमीटर सेम है. इसके पेरीमीटर में क्या क्या ऐड होएगा, 60 प्लस AD प्लस DB. इसके पेरीमीटर में BC प्लस CD प्लस DB. तो DB तो दोनों के पेरीमीटर में होएगा, दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो DB तो दोनों के पेरीमीटर में होएगा. ठीक है, तो DB के कारण तो कोई फर्क नहीं आएगा. ओके जी. तो यहाँ पर BC जो है 80 है, यहाँ पर BA जो है 60 है. उसके बाद ट्रायंगल नंबर 1 के पेरीमीटर में AD आ रही है, ट्रायंगल नंबर 2 के पेरीमीटर में CD आ रही है. ये ऑलरेडी 20 आगे है, लेकिन हमने पेरीमीटर करना है सेम. तो ये जो CD है इसको AD के कंपैरिजन में 20 छोटा कर देता हूं. भाई ये ऑलरेडी 20 आगे है, दोनों को बराबर करना है पेरीमीटर को. इस CD को 20 कर देता हूं, तो 100 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटूंगा ताकि CD जो है 20 कम हो जाए. तो 100 में से 20 को मैंने पहले ही उठा लिया, मेरी जेब में रख लिया, बच गया 80. 80 को मैंने बांटा 40 और 40, और इस बेचारे को 20 और दे दिए क्योंकि इसको 20 बड़ा करना था. 60 एंड 40. अब पेरीमीटर देखो सेम हो जाएगा, 120 प्लस DB 120 प्लस DB. ओके जी. इसने पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ABD. तो ABD का एरिया बताओ. अगर बेस को हमने बांट रखा है 3:2 रेशियो में, तो एरिया भी 3:2 रेशियो में बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा. ठीक है, ये बोल रहा है ABD का एरिया बताओ. पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ABD का एरिया कितना है, ABD का एरिया है 3/5, 5 में से 3. तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट का 3/5। खत्म बात। 5 दूनी 10, तो 10 से 10 कट गया, 8 3 24 छिके 144, तो 1440 ऑप्शन बी। ठीक है जी, मजे आ रहे हैं कि नहीं? इन क्वेश्चंस को खुद कर पा रहे हो कि नहीं? कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको इम्प्रूवमेंट हो, है ना। पहले से ही मंजे हुए खिलाड़ियों को थोड़ी मांझेंगे, जब मंजे हुए हैं उनको और मांझ देंगे, जो नहीं है वो मंजे हुए हो जाएंगे। जॉब आपकी अब की बार पक्की है। आप जितनी मेहनत करोगे उसके बेस पर। बहुत बढ़िया मेहनत करी, सारी बातें मानी, रूटीन टूटने नहीं दिया, मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, टॉप 100 रैंक, अंडर 100 रैंक है। सारी बातें अच्छे से मानी, बट एक आधी चीज़ें मिस हो गई, उतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो पाई। रैंक वैसे भी मैटर नहीं करती, हमें अपनी मनपसंद जॉब चाहिए, मनपसंद जगह पर चाहिए, बस इसलिए मैटर कर जाती है वो कि मनपसंद मिल जाए, मनपसंद जगह पर मिल जाए, अदरवाइज सिर्फ जॉब मिलती है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट आप ले जाओगे, हैं थोड़ी सी कम मानी तो 2800 या 2400 ग्रेड पे की पोस्ट ले जाओगे। अब बिल्कुल ही अगर आप निकम्मे हो कि नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहे हो। एक और बात मैंने कई स्टूडेंट के अंदर ऑब्जर्व करी है, मेरी ध्यान से ये बात सुनिएगा। मेरा एक दोस्त भी ऐसा रह चुका है जिसने उस बात के कारण काफ़ी नुकसान झेला है। क्या? आप स्पंज की तरह होने चाहिए, आप रिजिड नहीं होने चाहिए, पत्थर की तरह। कई बार कई स्टूडेंट हैं जो ये मानते कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है सर, मेरे को सब आता है, बस नंबर नहीं आ रहे, या फिर ये प्रॉब्लम है। उनको पहले ही पता है उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा कई साल से, बट उनको पता सब कुछ है। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, उनको सब कुछ पता है। तो जब पानी का घड़ा ऑलरेडी भर चुका है तो उसके अंदर क्या मैं पानी डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, है ना। उसके अंदर मैं पानी डाल ही नहीं सकता। तो आपका जो घड़ा है वो खाली होना चाहिए, या फिर आपका दिमाग जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप एब्जॉर्ब करो चीज़ों को स्पंज की तरह। यानी पत्थर को पानी में फेंको, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वैसा का वैसा निकलेगा। स्पंज को फेंकते हैं, पानी लेकर आता है, ताकि आप नॉलेज को एब्जॉर्ब कर पाओ। तो उसके लिए खुद को थोड़ा सा ऐसे मानना पड़ेगा, हम्बल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि ठीक है, ये नहीं दूसरे को बड़ा मानो मेरे को बड़ा मानो, नहीं, देख लेते हैं कि क्या कुछ सीख पाऊंगा इस नज़रिए से। और मैं, आप, दुनिया में कोई भी बंदा हो, हमेशा इस स्टेज पर होता है कि वो कुछ ना कुछ सीख ही पाता है। हमेशा आप सीख पाओगे, आप कितने भी बड़े जब मर रहे होगे उस वक्त भी बतेरी चीज़ें होंगी जो आप सीख सकते थे। तो हम हमेशा इस स्टेज में होंगे कि हम हमेशा सीख सकते हैं, वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि ठीक, क्या सीख सकता हूँ, उस डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में नहीं कि ढाल लेकर खड़े हैं, ये तो मेरे को आता है, इसे हटाओ, ये तो मेरे को आता है, अच्छा ये नया है, अब ये मेरे को आ गया, उसमें भी ये नहीं, उसमें भी अब ये मेरे को आ गया, आगे से ये भी आ गया। फिर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, आप जिंदगी में किसी काम के नहीं रहते। ठीक है, अपनी सोशल रिलेशंस में भी आप काम के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपको सब पता होता है। जिसको सब पता होता है उसकी फिर इतनी इजीली बनती भी नहीं है किसी से। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड होना चाहिए सीखने वाला, फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना चाहिए, चीज़ों को ट्राई करने वाला। इस चीज़ के बारे में मेरा ये ओपिनियन है, बट दूसरा बंदा ओपिनियन अपना दे रहा है, तो लेट अस सी, क्या पता मैं अपने ओपिनियन को बदल पाऊँ। एक बात बताओ, अगर मैं अपने ओपिनियन को बदलूंगा तो मैं खराब, अपने हिसाब से तो मैं खराब ओपिनियन बनाऊंगा नहीं। पहले मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही बना रखा है। अब अगर मैं बदल रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं। इंप्रूवमेंट को क्यों रोके? किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन हो, कुछ भी सीख रखा हो, हाँ ये मेरे को अच्छे से आता है, ये मैंने ओपिनियन बना रखा है, लेट्स सी सामने वाले के पास कुछ हो, 1-2 ग्राम नॉलेज हो जो मैं ले सकूं ना। चलिए जी, देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एंगल बी पर राइट एंगल है, डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी के ऊपर एक पॉइंट है डी। ठीक है, सच दैट डी सी इज इक्वल टू 11, डी सी जो है दैट इज 11, ए डी इज 31, जो ए डी है दैट इज इक्वल टू 31। ओके, एंड बी डी इज इक्वल टू 17, बी डी जो है ये 17 है। ओके जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। अगर हमें किसी न किसी तरह बी सी मिल जाए तो तीनों साइड मिल जाएंगी, एरिया निकल आएगा, लेकिन बी सी भी नहीं मिलेगी इसमें,
क्या ही कर सकते हैं बताओ। हिंट दे देता हूं, हम वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके अंदर बेस के अकॉर्डिंग एरिया डिवाइड होता है, जिसके पास जितना बड़ा बेस उतना ही एरिया। हिंट। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके राइट एंगल का क्या यूज कर सकते हैं? अगर मुझे इस ट्रायंगल के बेस को बांटना ही है तो राइट एंगल की क्या खास बात है? राइट एंगल की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि बेस को बांटने में उसका कोई मैं थ्योरम यूज कर पाऊं? मैं डायरेक्टली बताना नहीं चाह रहा आपको। राइट एंगल इस सामने वाली लाइन को डिवाइड करने में क्या रोल प्ले करता है? अगर वो सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करे तो ये तीनों बराबर होती हैं, मिड पॉइंट पर स्ट्राइक करे तो सामने वाली लाइन है 31 + 11 42 की। अगर ये मिड पॉइंट पर गया तो ये भी 21, ये भी 21। अगर यहां से यहां पर 31 है, 31 है, 31 - 21, 31 - 21 10। लेट दिस बी ई। ठीक है, ओके। अब आपको क्या पता चला? अब आपको यह पता चल गया कि बेस को इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। इनमें से किसी भी एक का एरिया पता लग गया तो दूसरे का एरिया पता लग जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में एरिया है। किसी भी एक का एरिया पता लगा, दूसरे का पता लग जाएगा, पूरे ट्रायंगल का पता लग जाएगा। बस किसी भी एक का पता करना है। ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसका आप एरिया पता कर सकते हो तीनों में से? भाई दो साइड की लंबाई पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, बेस पता हो, हाइट पता हो, एरिया निकालने के कितने के फॉर्मूले हैं, तीनों साइड पता हो, तो कौन सी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड पता है? ठीक है, तो इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो यहां पर एस क्या हो जाएगा? एस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा जी 38 48/2 24। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी विल बी इक्वल टू 24, 24 - 10 14, 24 - 21 3, 24 - 17 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर एक 7, या फिर मैं करता हूँ यहाँ से एक 2 इसको दे देता हूँ। यहाँ से अगर मैं एक 2 इसको दूंगा तो एक 14 बाहर आ गया। यहाँ से जब मैंने 2 दिया तो ये बच गया 12, 12 थी 36, तो एक 6 बाहर आ गया। सो दैट इज इक्वल टू 84। अब ये जो है ये 10 यूनिट एरिया के बराबर है। 10 यूनिट मुझे पता है, मुझे 11 यूनिट निकालना है। इनके एरिया का यही रेशियो है, इसका 10 यूनिट तो इसका 11 यूनिट। पूरी का निकालना होता है तो 42 यूनिट। तो डिवाइडेड बाई 10 × 11, ये अपना हो जाएगा जी आंसर। 4 8 और 4 12, 92.4। ठीक, क्लियर है? कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा सा अपने एग्जाम से एक स्टेप आगे इसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम में अगर आपने किया तो हो सकता है आपको ना भी स्ट्राइक होता, कोई दिक्कत नहीं है। दिल छोटा नहीं करना है। दिल छोटा करोगे तो फिर अच्छे से ब्लड प्योरिफिकेशन हो नहीं पाएगा। उसी का काम है ना ऑक्सीजन ऐड करना, तो दिल छोटा मत किया करो। इन द बिलो फिगर ABCD से पैरेललोग्राम, इफ एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू 19 देन एरिया ऑफ OBC इज ऑल्सो 19। क्यों है अभी बता देता हूं। देखो, मान लो इस पॉइंट O ने इस लाइन को, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सपोज 2:3 रेशो में बांट दिया, वैसे किसी भी रैंडम रेशो में। तो अब आप देखो ट्रायंगल ABD में लाइन AO ने बेस को 2:3 रेशो में बांटा, तो इसका एरिया 2A और इसका एरिया 3A बोल सकते हैं। एरिया का रेशियो 2:3 होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल DCB में देखो, लाइन CO ने अगर बेस को 2:3 रेशो में बांट दिया तो एरिया को भी इसी रेशो में बांटेगी, तो इसका एरिया 2B और इसका एरिया 3B बोल सकते हैं। मैंने A और B क्यों लिए? क्योंकि हो सकता है ना भैया, अलग अलग ट्रायंगल में अगर बेस को 2:3 रेशो में बांटा है तो मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है 20 और 30 हो, यहाँ पर हो सकता है 4 और 6 हो, 200 300, हमें क्या पता। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि ये जो डायगोनल है ये दोनों एरियाज को बराबर हिस्से में बांटता है, पूरे एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी कि 2A + 3A 5A इज इक्वल टू 2B + 3B 5B। तो यानी कि A इज इक्वल टू B। अच्छा, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, वो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो इक्वल हो गया। इसका एरिया 19 बताया तो ये भी 19, इसका जो भी बताता वही एरिया इसका होता। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, बिकॉज दोनों एरिया जिसके ऊपर वाले इसके नीचे वाले सेम हैं, डायगोनल ने सेम हिस्से में बांटा, ये नीचे वाले एरिया का 3/5, ये ऊपर वाले एरिया का 3/5, तो दोनों एरिया सेम है, सेम एरिया का 3/5 है ये भी, तो इसलिए दोनों सेम है।
ऐसे भी सोच सकते हो। नेक्स्ट बताओ, बताइए जनाब। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी एम इज 1/4 ऑफ पी क्यू। पी एम जो है वो पूरी पी क्यू का 1/4 है, पूरी पी क्यू 4 है तो पी एम 1 है, तो ये एम क्यू 3 हो जाएगा। ये दिख रहा है वहाँ पे, दिकिंग। पी एन इज 3/5 ऑफ एन एस। ये जो एन एस है इसका 3/5 है, पूरी का नहीं, एन एस का। तो अगर एन एस 5 है तो पी एन इज 3। तो ऐसे ध्यान से देखना है, ये नहीं यहाँ पर जैसे बताया था वैसे यहाँ पर बताएगा वो, ठीक है। इतना भोला नहीं है एग्जामिनर। इफ द एरिया ऑफ पी एम आर एन का एरिया जो है 12.5 है, देन व्हाट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस का एरिया बहुत ही सिंपल है, इजीली आप बता दोगे। सोचो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो हमें पता है इस डायगोनल के ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम है। पैरेललोग्राम में दो बराबर एरियाज में बांटता है डायगोनल, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर आर एम ने बेस को 1:3 रेशियो में बांट रखा है, तो एरिया को भी 1:3 रेशियो में बांट देगा। ओके, या 1a3a कर सकते हो। ट्रायंगल पी आर एस के अंदर आर एन ने बेस को 3:5 रेशियो में बांट रखा है, तो एरिया को भी ये लाइन 3:5 रेशियो में बांट देगी। अब हमें एक बात पता है कि इस डायगोनल के नीचे जो एरिया है और इस डायगोनल के ऊपर जो एरिया है वो सेम है, डायगोनल ने बराबर बांट रखे हैं। तो 5 और 3 8 यूनिट और 3 और 1 4 यूनिट, ये सेम है। अगर इसके नीचे 8 यूनिट है तो ऊपर भी 8 यूनिट होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 4 यूनिट है, तो क्यों ना 2 गुना कर दिया जाए। अदरवाइज सर अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, हम ये करते 8 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते 4 से नीचे वाले को, ताकि दोनों जगह 32 हो जाए। अगर मल्टीपल ना मिले तो रेशियो सेम करने ना, इनका टोटल सेम करना है। यहाँ के सम से इनको मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ के सम से इनको मल्टीप्लाई कर देते। रेशियो में सीखेंगे कला। तो डायगोनल के ऊपर भी 8 हो गया, डायगोनल के नीचे भी 8 हो गया। बस अब देख लेते हैं क्या बताया उसने बताया है 3 + 2 5 कि 5 यूनिट की वैल्यू है 12.5। पूरे का एरिया बता दो। तो पूरे का एरिया क्या है भाई, पूरे का एरिया है 16 यूनिट, 5 और 3 8 और 8 16, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 12.5, 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैं 2.5 16 और 4 20, अब यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी, अच्छा 5 और 3 8 16 बताना था। अगर ये 20 दे देता ऑप्शन में तो फंस गया था मैं तो यहाँ पर, 32 और 8 40। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। और मैं गलतियां करता हूं तो मेरे चक्करों में मत रहा करो। मैं तो बोलता हूं, आप सब क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होता हूं, अदरवाइज मैं गलतियां नहीं करता। बहुत रेयर एक आधे में ही होती है, और होती मेरे से भी है स्ट्रेस में। अगर मैं स्ट्रेस में आऊँगा तो मेरे से भी गलती हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्लियर है भाई, सबसे हो जाएगी मतलब कुल मिलाकर। इन ए ट्रायंगल ABC, F and E are the midpoint of AB and AC respectively. G is the centroid। अगर G सेंट्रोइड है, ये मिड पॉइंट है, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बना होएगा। ये रहा G। G is the centroid of triangle ABC if PQ and R are midpoints of EF। EF का मिड पॉइंट P, FG का मिड पॉइंट Q, R, ये इनके मिड पॉइंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये जो ट्रायंगल PQR है इसके एरिया का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू पूरी बड़ी ट्रायंगल ABC। एक बात तो आपको पता चल गई है, अगर PQR मिड पॉइंट है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इन सब का एरिया बराबर होता है, तो इस बीच वाले का एरिया 1/4 होएगा पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। तो PQR का एरिया मैं निकाल लूँगा अगर मुझे ट्रायंगल FEG का पता चल जाए, क्योंकि FEG में मिड पॉइंट को मिलाकर PQR बनी है। FEG का जो भी निकलेगा उसका 1/4 है PQR का, ठीक है।
अब एफ ई जी का एरिया हम कैसे निकलेंगे? वैसे तो ये 1/12 होता है, 1/12 का 1/4, ऑप्शन डी आंसर इसका होएगा। ठीक है, मेरे को देखो प्रैक्टिस कर करके याद हो गया है। अब ये थोड़ी मैं आपको रटवा दूंगा ये चीज़ ऐसे है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे और कैसे आप याद रख पाओगे। देखो इसको याद रखने के वैसे कई तरीके हैं। मैं बात कर रहा हूं अगर दो मीडियंस ऐसे खींच दी जाएं, तो अगर दो मीडियंस खींच दी जाएं तो देखते हैं, एक या दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। एक से तो डेफिनेटली बताऊंगा ही, दूसरा तरीका भी सोचूंगा। अगर मैं यहाँ से मीडियन खींच दूं, अगर मैं यहाँ से मीडियन खींच दूं और इनको मिला दूं, तो इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। लेट दिस बी जी, ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है। ठीक है, तो इसका एरिया 1/12 क्यों होता है सर? तो देखो एक तो सारे एरियाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं। चलो एक मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं पहले बता दूं, फिर बाद में थोड़े मजे लेंगे इस चीज़ के। ठीक है, तो अगर जब पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में देखो, पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में जो बी क्यू है, बी क्यू मीडियन है, इसने इधर भी आधा कर दिया एरिया, इधर भी आधा एरिया कर दिया। ठीक है, तो ये एरिया आधा है। मैं बात कर रहा हूं ए बी क्यू की। अब ए बी क्यू के अंदर क्यू से लाइन खींची, ये मिड पॉइंट पर आई, तो ये भी एरिया आधा है, ये भी एरिया आधा है। तो पी क्यू बी ये फिर आधा हो गया, मतलब आधे का भी आधा। अब इस P से जो लाइन मैंने खींची उसने इस लाइन को 2:1 रेशियो में बांट दिया, तो ये जो एरिया है ये पूरे का 1/3 है। 3 में से 1 इसके हिस्से में आया है, 1/3 है, तो ये कितना आ गया? ये 1/12 आ गया। तो बेस कैसे डिवाइड हो रहा है उसी के बेस पर मैं पहुंच सकता हूँ कि ये 1/12 है, मतलब उसके बेस पर भी पहुंच सकता हूँ। देखो सिर्फ उसके बेस पर, ठीक, कि ये 1/12 है पूरे ट्रायंगल के कंपेरिजन में। अब देखते हैं एक आधे और, मतलब थोड़ा सा माइंड एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो जब मैं सारी मीडियंस खींच देता हूं, तो ये जो एरियाज हैं ये क्या होते हैं? ये 1/6 होते हैं, 6 एरिया बनते हैं सारे बराबर। तो ये मेरे भाई 1/6 है। आप बोलोगे जी हाँ सर। और ये क्या होता है भाई? अगर ये सेंट्रोइड है तो ये वाला, ये बराबर होते हैं, नीचे वाला 1/3 है, ये 1/3 है। ओके जी। और ये क्या होता है अगर मैं मिड पॉइंट्स को मिलाऊं तो ऐसे 1/4, ये सारे बराबर होते हैं, ये 1/4 है। देखो आपको सब पता है, सब पता है, इसका एरिया आप क्यों नहीं निकाल सकते? तो मैंने ये जो आपको चीज़ें बताई काफ़ी काम की हैं। ठीक है, तो अब तो आप घटा ही पाओगे 1 में से इन सबको। अदरवाइज 6 और 4 और 3 का मल्टीपल 12 ले लेते हैं, तो 12 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4, 3 क्या जाएगा? 2, ये एरिया आ गया 2, ये एरिया आ गया 4। तो 2 2 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12। ठीक, अब एक और चीज़ बताऊं, मैंने आपको एक और चीज़ बताई है। क्या चीज़ बताई है? देखो कितने तरीकों से करवाऊंगा, एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, अब आपको उनकी पावर पता चलेगी कि क्या मामला है, व्हाट इज द मामला। कि मैं खुद भी भूल जाऊंगा, मेरे दिमाग में ट्रिक क्या रहे कि हाँ इससे बता देता हूँ, फिर अगले ये ना मैं भूल जाऊँ कि ये वाला। अभी मेरे दो आए थे, एक तो ट्रेपेजियम के एरिया के प्रोडक्ट वाला, मैं बोल लेता हूँ एक बार डमरू वाला। ठीक, तो बिकॉज मिड पॉइंट को मिलाया है तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैंने आपको बताया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर सिमिलर होंगी, तो इसका एरिया तो आपको दिख ही रहा है 1/6, इसका एरिया तो दिख ही रहा होगा ना। सॉरी 1/3, 1/3। ठीक है, अब आपको पता है मिड पॉइंट्स को मिलाया है तो ये वाली लाइन इसके कंपैरिजन में हाफ होगी, एक है तो 2 है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होती हैं डमरू वाली। जी हाँ सर, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4 है, 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होएगा, तो ऊपर वाले का एरिया 1/4 होएगा इसके कंपैरिजन में। तो इसका 1/4, 1/3 का 1/4, 1/12। एक ये दूसरा, अब आपको ये तो पता ही है, ये 1/6 है, ये 1/6 था। आप बोलोगे जी हाँ सर पता है बिल्कुल, तो ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/3 है। मैंने आपको एक और बात बताई थी क्या, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे आमने सामने वाले एरियाज का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे डायगोनल खींचें तो इसको मैंने मान लिया है जी x, तो 1/6 इंटू 1/6, ये 1/6 है, ये 1/6 है, इज इक्वल टू x इंटू 1/3। तो 3 से 2 पर देकर मारूंगा तो x इज इक्वल टू 1/12, ये एरिया 1/12 है।
और मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊंगा तो एक आधी और चीज़ें भी आ जाएंगी इसको बताने के, हम एक तरीके से लगे थे, है ना। तो समझ गए बेसिक्स की पावर। अब ये नहीं है कि आपको ये सारे स्ट्राइक हो रहे होंगे, मुझे हो रहे हैं तो मुझे इतनी प्रैक्टिस है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे इंप्रूव होते जाओगे, ठीक है। चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं, उन्हीं को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो हथियार हैं वो मोर देन सफिशियंट हैं, मोर देन सफिशियंट जो मैं आपको हथियार दूंगा। इतने भी नहीं दूंगा कि आप दब जाओ, इतने भी नहीं दूंगा कि एक भी जानवर बच जाए मरने से, नहीं, मच्छर तक का दे दूंगा। मतलब छोटे छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो FEG है, मैं एक और दिमाग में सोच रहा था, रुको, उस लाइन का ही सोच रहा था ना, चलो छोड़ो, ठीक है। ये जो FEG है इसका एरिया 1/12 है, इसके कंपैरिजन में PQR का एरिया होएगा 1/4, तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में PQR विल बी 1/48, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD is of 6 unit, okay. E and F are mid points of side AB, AB का मिड पॉइंट है E और F मिड पॉइंट है AD का respectively. G is a point of intersection of line DE and BF का मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G है, ओके। आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो अगर मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दूं ऐसे, तो बाकी चलो आपको हिंट मिल गई, एक बार खुद ट्राई करो भाई। क्वाड्रिलेटरल BGDC का देखो, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो अपने पास एक ट्रायंगल बनी है ABD। आप बोलोगे जी हाँ सर ABD, कई बार वो स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर ये मीडियंस वाला जो चीज़ है उसको यूज़ कर लेता है कई बार एग्जामिनर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गई ABD, ये उसकी मीडियन है, ये इसकी मीडियन है। तो BGC का एरिया अगर ऐसे मीडियन ड्रॉ करी जाए तो आपको पता ही है कि ये जो एरिया है ये 1/3 होएगा, ये जो एरिया है ये 1/3 है। किसका 1/3 है? ट्रायंगल ABD का 1/3 है। तो पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया DBA, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में उतना है ना, हाफ, तो हाफ का 1/3 है, तो ये 1/6 है, ठीक है। और पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में ये एरिया कितना है? ये 1/2 है, बिकॉज बीच में डायगोनल ही खींचा है। अब बोलोगे जी हाँ सर 1/2 है, तो पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में 1/2 और 1/6, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको मैं 3/6 मान लूं, तो 4/6 यानी कि 2/3। तो पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में 2/3 एरिया निकालना है। पूरे स्क्वायर का एरिया है ये, इसका 2/3, ठीक है। 3 दूनी 6, 4 छिके 24, आंसर विल बी 24। मेरे ख्याल और भी तरीके होंगे जिनसे इसको निकाला जा सकता है। आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, ये 6 है, ये 6 है, तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया तो आ गया 6 6 36 का हाफ 18, 18 का 1/3 और फिर ये 18, तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट करो, मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, वॉइस रेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम ABCD एंड ABMN, ABCD एंड ABMN दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, जी हाँ। दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, जी हाँ। तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होएगा, जी हाँ। ABCD का एरिया और ABMN का एरिया बराबर होएगा, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ ABMN। अगर ABMN का एरिया 80 है तो ABCD का एरिया भी 80 है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एरिया ऑफ APD, तो भैया ये चीज़ आपको मैंने बता दी है क्या, कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप ऐसे ट्रायंगल खींच रहे हो, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ होएगा पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, क्यों?
क्योंकि ये बेस भी उतना ही यूज़ कर रही है, हाइट भी उतनी ही यूज़ कर रही है, तो इसके फॉर्मूले में हाफ आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम कर चुके हैं अच्छे से। तो पैरेललोग्राम ए बी एम एन का एरिया 80 है, तो ए बी सी डी का 80 होएगा और ए बी सी डी के कंपेरिजन में इसका एरिया हाफ होएगा 40। सो दैट्स इट, देखते ही बताना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई ने बताया है कि ए सी इज पैरेलल टू डी ई। ये कई बार चीज़ें लेट बताता है, फिर हम गंदी फिगर बना लेते हैं। पता नहीं इसको किस चीज़ का शौक है एग्जामिनर को। आपने देखा है ऐसे कई क्वेश्चन में, राइट एंगल ट्रायंगल में आखिर में बताएगा ये वाला एंगल 90 है। आप जैसे कई भोले पुरुष महिलाएं फंस जाएंगे उसमें बेचारे, गलत एंगल को 90 मान के कर देंगे, एंड में बताएगा ये डायमीटर है। ए सी डी ई, ए सी इज पैरेलल टू डी ई। और एक और बात, नॉर्मली जैसे पहली बार जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मैं रैंडम क्वाड्रिलेटरल को ऐसे लेता हूँ, थोड़ी सी शेप बिगाड़ के कि कोई स्पेशल केस ना बन जाए जानबूझ के। तो कई बार मैं भी मार खा जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कई बार मैं बच जाता हूँ। आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो इसलिए बच जाऊँगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है बी। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी ई। ए बी ई, ए बी ई if AC is parallel to DC, AC is parallel to DE and BE is parallel to CD, BE is parallel to CD। बताओ भाई, बताओ। देखो B मिड पॉइंट है तो ये 1 है, तो ये भी 1 यूनिट है, और ये इधर पैरेललोग्राम बन गया, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये 1 है तो ये भी 1 है। ओके, अब वो बोल रहा है कि ABE का एरिया बताओ, तो बताओ। अगर मैं इस पैरेललोग्राम के अंदर, उसने पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बता दिया। ओके सर, कोई भी एक डायगोनल खींच दूं, कोई भी एक, ठीक है। ये डायगोनल इस एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। आप बोलोगे जी हाँ सर 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसका एरिया 1 यूनिट होएगा, तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। अब आप ट्रायंगल ACE को देखो, ACE ये मिड पॉइंट है तो 2 बराबर एरिया होंगे ट्रायंगल ACE में। लाइन EB ने बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है तो एरिया भी 2 बराबर होंगे, तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है। तो देखो 1 1 1 3 यूनिट एरिया की वैल्यू है 36, तो 1 यूनिट एरिया की वैल्यू होगी 12। अगर आप ये वाला डायगोनल भी खींचते, अब दूसरे तरीके से बता देता हूं, अगर आप ये वाला डायगोनल भी खींचते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला डायगोनल जो है ये भी 1 1 करके बांटेगा, वैसे हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे हम नहीं करेंगे। दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो अब ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब बोलोगे जी हाँ पैरेलल है, तो यहाँ पर अपने 3 ट्रायंगल बनी है, ये वाली ये वाली ये वाली 3 ट्रायंगल बनी है। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। हाँ जी सर बिल्कुल सेम है तीनों ट्रायंगल की हाइट। इसको बेस मानूंगा तो ये हाइट, इसको बेस मानूंगा तो ये हाइट, इसको बेस मानूंगा तो ये हाइट, तो हाइट तो सेम है, तो एरिया तो बेस पर डिपेंड करेगा। तीनों के बेस तो सेम है तो एरिया भी बराबर होएगा। ठीक है, इसका एरिया फिर से 1/3 आ गया। कैसे भी कर लो, योर मर्जी। ये बताओ भाई, ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया है 2-3 क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए। इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। ठीक है, BC इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P। BC जो है उसको किसी पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। DE ये सारे जोड़ दिए गए हैं, DE DP EP। तो ये जो ट्रायंगल DEP बनी है, इसका एरिया जो है ये किसके बराबर है? 1 2 3 के, ओनली 1 के, ओनली 3 के, किन किन के बराबर है ये हमने देखना है। ठीक है जी, देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बताऊंगा। तो BED के बराबर है कि नहीं? BED, तो सबसे पहले तो मैं DEP को ही देख रहा हूँ कि ट्रायंगल DEP का एरिया है कितना भाई। तो ट्रायंगल DEP को जब आप पूरी ट्रायंगल से कंपेयर करोगे, पूरी ट्रायंगल से, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल हो गया। आप बोलोगे जी हाँ। तो बेस को कंपेयर करो पूरी ट्रायंगल के बेस से,
पूरी ट्रायंगल के बेस से हाफ है इसका बेस। अगर इसका बेस मैं ये मान लूँ, आप बोलोगे हाँ जी सर हाफ है, तो बेस हाफ है तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। बेस के कारण तो एरिया क्या हुआ, हाफ। अब मैं हाइट को देखूंगा, पूरी ट्रायंगल की जितनी भी हाइट है उससे आधी हाइट यूज हुई है, उससे आधी हाइट यूज हुई है। अब बोलोगे क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई ये मिड पॉइंट को मिला रही है, तो इससे ऊपर जितनी हाइट बच गई है उतनी ही इसके नीचे हाइट बच गई है, ये आपको पता ही है। जितना ऊपर बच गया है उतना ही नीचे बच गया है, मिड पॉइंट को बुला रही है तो, मिला रही है तो। ये जो छोटी ट्रायंगल है इसकी हाइट पूरी बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में हाफ होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और मैं तो ये भी बता चुका हूँ कि सिर्फ हाइट नहीं, कुछ भी खींच दो, अब कुछ भी, ये लाइन भी उसी रेशियो में बटेगी जिस रेशियो में ये है। क्लियर है? तो इसका बेस भी हाफ, इसने हाइट भी हाफ यूज करी पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, तो इसका एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4 है डीईपी का। ओके जी। अब बीईडी की बात करते हैं। बीईडी का एरिया कितना है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में? तो बीईडी का एरिया देखते हैं भाई। देखो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, देखो एक तरीका तो मेरे दिमाग में पहले वही बता देता हूं आपको। पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये जो लाइन बीई है, पूरी ट्रायंगल को देखिएगा, इस लाइन बीई ने पूरी ट्रायंगल की इस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो एरिया भी 2 बराबर हिस्सों में बट गया। अब बोलोगे जी हाँ। अब ट्रायंगल एईबी के अंदर ये जो ईडी है इसने भी बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला ये जो एरिया है ये बराबर है, तो हाफ का हाफ है, ये 1/4 है ये वाली। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरे तरीके से देखो इसको, या इसी तरीके से देखेंगे अभी बीईडी का हाफ का हाफ ही सही रहेगा। वही सही है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। देखो इस बी ने एरिया को 2 हाफ हाफ में बांटा, ठीक है, फिर यहाँ से लाइन खींची, 2 हाफ हाफ में बांट दिया, तो इसकी बात हो रही है। हाफ को भी हाफ कर दिया तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये भी पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4, ये भी पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/4, तो इसके तो बराबर है। अब सीडी की भी सेम कहानी, जैसे बीईडी बनी है ऐसे ही सीईडी बनी है, हाफ का हाफ, तो इसके भी बराबर है, खुद करके देख लेना। एईडी, अब एईडी का आपको पता ही है कि अगर हम इन सारे मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये सारी 1/4 होती हैं पूरी ट्रायंगल की, तो इसके भी बराबर है, पूरी ट्रायंगल की 1/4 है। तो ऑल 1, 2 एंड 3। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ? कंसेप्ट रिवाइज हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। ये आपको कर लेना चाहिए। होमवर्क में कमी दे रहा हूँ आपको पता हो तो, ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में। क्यों? क्योंकि होमवर्क में मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन दूंगा, टेक्स्ट वाला, वीडियो में थोड़ा सा अच्छे समझ में आता है, तो इजी क्वेश्चन भी मैं ही रगड़ रहा हूँ आपके सामने। कोई नहीं, भी थोड़ा सा और बोलना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने ये बताया है, इन द फिगर गिवन बिलो ए सी इज पैरेलल टू ई डी, ये जो ए सी है दिस इज पैरेलल टू ई डी, and AB is equal to DE, AB is equal to DE, BC is equal to 7. What is area of ABDE? ABDE इसका एरिया एंड एरिया ऑफ BDE, BDE एंड जो भी BCD इनका एरिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? आप बोलोगे जी हाँ सर पैरेलल हैं, तो ठीक है। ये जो 3 ट्रायंगल बनी हैं, ये और ये, इनकी हाइट तो तीनों की सेम है। इसको बेस मानूं तो ये हाइट, इसको बेस मानूं तो ये हाइट, इसको बेस मानूं तो ये हाइट, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनी है। ठीक है, हाइट सेम है तो एरिया सिर्फ बेस पर डिपेंड करेगा, हाइट तो सेम है, जिसका जितना बेस उसका उतना एरिया। तो इसका बेस 5 है, बेबी को बेस पसंद है, देखो है? तो इसका एरिया 7 होएगा, तो एरिया का रेशियो 5, 5, 7। अब वो बोल रहा है एरिया ऑफ ABDE, तो ABDE का एरिया कितना होएगा भैया? 5 और 5 10, रेशियो एरिया ऑफ BDE बढ़ेगा, एरिया BDE 5, एरिया ऑफ BCD आया हुआ क्वेश्चन है CDS में 7, 10, 5, 7। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, और आपके पास है भी थोड़ा सा, तो सही सेटिंग बैठेगी। बताओ, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद करें इसको, मुझे ना बताना पड़े।
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो, सी ए डी इज इक्वल टू 90, सी ए डी 90 हो, 90 है, बी डी इज इक्वल टू 18, सी डी इज इक्वल टू 30। ओके, फाइंड एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी का एरिया। ठीक है, अगर मुझे पूरी ट्रायंगल का एरिया मिल जाए तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि पूरी ट्रायंगल के बेस के कंपैरिजन में इसके पास कितना है मुझे पता है, तो इसके पास एरिया कितना होएगा मुझे पता हो जाएगा। लेकिन पूरी ट्रायंगल का एरिया पता होने के कोई भी चांस नहीं है। आपको खुद दिख रहा है कि क्या ही चांस है, ना कोई साइड बता रखी पूरी ए बी सी का, नहीं ए डी सी का पता चल जाए, नहीं पता चलेगा यार, ना कोई साइड बता रखी, तो क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ ये फिगर चीख चीख कर बोल रही है, ये भी चीख कर बोल रही है 90 डिग्री का है, और ये भी चीख कर बोल रही है कि ये आइसोस्केलस है, पूरी बड़ी ट्रायंगल आइसोस्केलस है। तो मैं यहाँ से अगर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ करी थी, आइसोस्केलस के अंदर एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सब कुछ सेम ही होता है ना, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो ये पूरी बड़ी साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। पूरी बड़ी साइड कितनी है 48, 30 और 18, 48 से इधर 24 और इधर 24, तो इधर 24 और इस पॉइंट से इधर 24, तो 18 जिसमें से यहाँ पर आ चुका है, 6 यहाँ पर हो जाएगा, या 30 में से 24 यहाँ हो गया, 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? बेस तो पता लग गया, फिर भी हम क्या निकाल सकते हैं? हिंट दूं? उससे पहले एक बार इस फिगर को ध्यान से देख लो, एक छोटी सी हिंट, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। हिंट नंबर 2, इससे ही बात नहीं बनी तो राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचना, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से ट्रायंगल खींचना। तो अब भी नहीं पता लगी ना, क्या ही बताऊं, राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचना। तो बहुत सारे रूल्स यहां पर लगते हैं, ये सिमिलर हैं, इसका स्क्वायर ये सब। तो देखो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई इंटू ई सी, आपको पता होगा 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 144, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 12। अब आपको हाइट पता लग गई, हाइट पता लग गई, आपको बेस पता लग गए सारे, बेस तो सारी ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम ही है, इसकी इसकी इसकी, यही तो हाइट है। उस बड़ी एक ही ट्रायंगल में से तीनों ट्रायंगल फटके बनी हुई हैं, उसने इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12। अब ये मत करना कि पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे फिर उसमें से इसको 18/48 दोगे, ऐसा कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं सर, माना भी नहीं है अभी। ठीक है, तो 2 निमे 18, 12 निमे 108। ठीक है मेरे भाई, आंसर इस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड आर 30 30 30। ठीक है, हाइट बाई, इसका उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत ही देखो, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद साल यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, रिसेंट भी आए हुए हैं। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, तो जिसको प्रूव करने से आपको फ़ायदा होगा। क्या प्रूव करेंगे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर्स खींचते हो, कोई भी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट इस ट्रायंगल के ऊपर हो, बस इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ट्रायंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए भैया। ये नहीं है कि ट्रायंगल बनाई दिल्ली में, पॉइंट को ले गए कलकत्ता, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो लेट दिस पॉइंट बी ओ, किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड्स बराबर हों, तो ये जो परपेंडिकुलर खींचते हो, इन सारे परपेंडिकुलर्स की लेंथ का जो सम है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे। देखो आप खुद भी प्रूव कर सकते हो मेरे साथ साथ, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये पॉइंट ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, बाकी तीनों साइड से, अगर इस साइड के ऊपर हो गया तो इस साइड से
अगर पॉइंट किसी साइड के ऊपर ले लिया तो इस साइड से इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर का सम, परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो जाएगी, बाकियों से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तीसरी साइड से 0 हो जाएगी बस। तो ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ठीक, देखते हैं। अब मैं यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैंने बीटेक नहीं करी बट मैं फिर भी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ बिना इंजीनियरिंग के। यही स्वैग है अपना, ये देखो। ठीक, तो एरिया ऑफ द पूरा ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओबीए प्लस एरिया ऑफ ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ओएसी। ठीक, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है √3/4, या फिर ऐसे करें या ना करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही कर लें, से कर लेते हैं वो करने के लिए। पूरी ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, इस ट्रायंगल की साइड को मैंने मान लिया है ए और इसकी हाइट को मैंने मान लिया है एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल आप √3/4a² भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा। ठीक, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि डायरेक्टली आपको दिखा पाऊँ। एरिया ऑफ ओबीए, तो ओबीए में बेस क्या है, ओबीए में बेस तो ए है ना। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, हाइट है OQ, प्लस एरिया ऑफ दिस हाफ इंटू बेस इंटू BC के अंदर दिस इज OP, प्लस हाफ इंटू A इंटू OAC में भी है OR। अगर आप यहाँ पर हाफ और A को कॉमन ले लेंगे तो OQ प्लस OP प्लस OR, ये क्या है, दीज आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो देखो बाकी सब तो हाफ A कट जाएगा, हाइट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर तीनों साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालोगे तो उनका सम जो होगा वो ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, तो उसने डिस्टेंस बता रखा है A, B और C, तो ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी A + B + C, और मैंने ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बता रखा है h² / √3, तो A + B + C का होल स्क्वायर बाय √3। कौन सा ऑप्शन इसे दे रहा है, यही वाला दे रहा था, इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली बता पाया। मेरे को पता था ABC हाइट है तो उसके स्क्वायर के बटे में √3 होगा, वही मैं ढूंढ रहा था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज आपको हाइट पता लग गई, आप साइड भी पता कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाइट इज इक्वल टू √3/2 है, √3/2 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगी 2/√3 इंटू हाइट, और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा सकते हो √3/4a²। आई थिंक ये भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, करो। ये क्वेश्चन भाई एक बार CGL में आ चुका है, एक बार CHSL में आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं। ठीक है, सारे तो मैं लेकर नहीं आ सकता ना, इस टाइप के 50 क्वेश्चन आए तो ये लो 50 कर लो। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, आपकी शिफ्ट में आ गया तो खो दोगे इसे आप। द 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात क्या बोल रहा है देखो, द 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। एक पॉइंट है जो त्रिभुज के अंदर है, उस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर जो लंब खींचे गए हैं उनकी दूरी बता रहा है। एक है 6, एक है 9, एक है 12। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा हाइट पता चल गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 6 + 9 + 12 27। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अगर आपको हाइट पता चल गई तो उसकी साइड क्या होएगी, देखो हाइट इज √3/2 तो साइड इज 2/√3, ऐसे उसका उल्टा ही करना √3/2 का, तो ऐसे आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। तो इससे इसको काटोगे तो 18√3, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 3 × 18√3। तो ये आप बहुत मन ही मन में कर सकते थे इसे आप, मतलब बहुत कम लिख कर। ये बताओ, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, अब ये पता नहीं कोई भूतेश सर हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, कर ही लेते हैं, बनाया है 311 बनाया होगा। D इज ए पॉइंट ऑन AC के ऊपर एक पॉइंट है, सच दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम D यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे हमने AB और AC पर, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट चाहे ट्रायंगल के ऊपर हो,
उससे तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचोगे तो इस पॉइंट से इसी साइड पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ तो 0 ही हो जाएगी, है ना। उसी जगह से उसी जगह पर जाना हो तो गूगल मैप तो आप नहीं लगाते, आप उसी जगह पर ऑलरेडी हो, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, ये 6 और 3 है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, 6 + 3 दैट्स इट 9, या फिर 0 भी जोड़ लो, दिल नहीं कर रहा मानने का। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हाइट अगर ये है तो एरिया विल बी इक्वल टू 9² / √3, 27√3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस। जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ जो है ट्वाइस है बेस से, ठीक है, अनइक्वल साइड से। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद सेम पेरीमीटर इज। अगर एक दूसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो उसका सेम पेरीमीटर हो तो उसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो, तो क्यों ना HW दे दे ना, ये मैं टेक्स्ट से करवाऊंगा, आपको आ ही जाएगा। ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को मैं बाद में बना दूंगा। आप इसकी साइड अज्यूम कर सकते हो, हिंट दे रहा हूँ, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, सेम पेरीमीटर उसका मान सकते हो, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बताओ, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ QR इज इक्वल टू 18, अगर QR जो है वो 18 है, ओके जी, एंड PS इज इक्वल टू 9, PS जो है वो 9 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। तो PQRS का एरिया क्या होगा, PQRS। तो इसने दो ही साइड बताई है, ओके। वैसे एक तरीका तो मेरे को आता है, मैं थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूँ, अगर मैं 150 इसको ऐसे मारूँ, चलो वही करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों एंगल 60 और 60 हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था ऐसे एक्सटेंड करने वाला, एंड लेट दिस बी A, तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 ही होएगा, 60 60 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, ठीक है जी। अब अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 30 हो जाएगा, तो 60 और 30 90, ये तो 90 हो गया, ठीक है, ये भी 90 हो गया। या फिर ये तीनों एंगल देखकर आपको ये भी 90 लग ही रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो 60 के सामने अगर 9 है, ये वाली ट्रायंगल आपको पता ही होगी, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अगर 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने इसको √3 से डिवाइड करूँ, 3√3, 90 के सामने क्या हो जाएगा, 6√3, है ना। इसने बताया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS का एरिया बताना है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं पूरी ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड मुझे पता है, और इस ट्रायंगल का निकाल सकता हूँ, इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दूंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ APS, ऐसे हम कर रहे हैं, ABC तो नहीं, AQR है, ठीक। तो पूरी ट्रायंगल AQR का एरिया है √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। यहाँ से मैं पूरे 4 को नहीं काटूंगा ताकि 2 बना रहे, 162, तो 162√3 माइनस 9 दिए 27√3, तो 12 में से 7 गए 5, 15 में से 2 गए 13, 135/2√3, ऑप्शन सी, ठीक है जी। कितना टाइम हो गया इस वीडियो को, 1:01 की हो गई फिलहाल, कोई नहीं, 1.5 घंटे में मतलब ईजिली बात बन जाएगी, 1.5 घंटे से पहले। ये भी है ना कि मैं आपको इतना बड़ा भी ना दे दूं लेक्चर। हेलो, हाँ भैया दिखत रहे ऑप्शन सब। इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ओके, ये CGL का क्वेश्चन है Tier 2 का। ट्रायंगल ABC पेरीमीटर इतना है इफ लेंथ ऑफ BC इज AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC, और ये क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ BC इज √2 टाइम्स, BC की लेंथ √2 टाइम्स है AB के कंपैरिजन में।
ए बी की लेंथ है तो बी सी की लेंथ √2 है, ये 1 है तो ये 1 है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? 1 1 √2 वाला सिस्टम ये देखने को मिलता है 45 45 90 के अंदर। तो इट मीन्स ये 90 है, ये 45 है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है। ओके जी। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमने बताना है। तो देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसने बताया है इसके कंपैरिजन में √2 टाइम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ट्रायंगल मिल गई एग्जैक्टली जैसी सिचुएशन थी वैसी ही, लेकिन एग्जैक्ट साइड नहीं मिली है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे इसका जो पेरीमीटर है उसके कंपैरिजन में इसका पेरीमीटर कितने गुना है। तो इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर है जो हमने वैल्यूज एज्यूम की है वो है जी 2 + √2, और जो एक्चुअल पेरीमीटर दे रखा है वो है 8 × 2 + √2। ये दे रखा क्या, मजे हो गए फिर तो। डायरेक्टली कट रहा, मैं सोच रहा था कॉमन लेना पड़ेगा कुछ। तो पेरीमीटर जो है वो 8 गुना है, 1 डायमेंशनल चीज़ें 8 गुना हैं, तो 2 डायमेंशनल चीज़ें जो हैं वो कितने गुना होंगी, वो 64 गुना होंगी। पेरीमीटर 1 डायमेंशन में है, लेंथ होता है पेरीमीटर, तो एरिया की वो बात कर रहा है, एरिया बताओ। तो एक्चुअल जो ट्रायंगल है उसकी 1 डायमेंशनल चीज़ हमने जो मानी है उससे 8 गुना है, तो उसका एरिया हमने जो माना है उससे 64 गुना होगा। मैं तो इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस इसको 64 गुना कर दूंगा, उत्तर विल बी 32, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है भाई? ये बताओ। 2 circles are placed in an equilateral triangle as shown in the figure. What is the ratio of area of smaller circle to that of the equilateral triangle? तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या बताई थी? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये छोटी सी बात बताई थी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो सर्कल है, ये जो हाइट है, ये सेंट्रोइड है। इन सेंटर सेंट्रोइड सब कुछ सेम होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो इसके ऊपर 2 यूनिट हो गया, इसके नीचे 1 यूनिट हो गया। जी हाँ सर, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, तो इसके ऊपर तो 2 यूनिट था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। तो अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैं एक ऐसे बना दूँ तो मामला क्या है, पूरी हाइट में से ये जो सर्कल है, अगर पूरी हाइट 3 है तो उसमें से 2 मार लेता है, 2 इसके हिस्से में आ जाती है। तो ऊपर ये जो टुकड़ा बनता है, अगर मैं बेस के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींच दूँ, ऊपर ये जो टुकड़ा बचता है ये 1/3 बचता है 1 डायमेंशनल चीज़ों में। इसकी साइड पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है, इसकी हाइट 1/3 है, इसका सब कुछ 1/3 है। इसके अंदर अगर आप एक सर्कल भी खींच दोगे तो पूरी ट्रायंगल में जो सर्कल खींचा था उसके कंपैरिजन में इस सर्कल का रेडियस 1/3 है, और जो एरियाज हैं, जो 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं, वो 1/9 हो गई। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, है ना। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना रखा है, तो इस सर्कल ने क्या किया होगा, इसने 2/3 हिस्सा मार लिया है हाइट का, ठीक है। और ऊपर वाला इसके कंपैरिजन में, ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 है। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इस सर्कल का रेडियस है भैया r/3। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपली हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रटवाता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, उनको इंपॉर्टेंट मानना करो, ठीक है। इसलिए सारे कंसेप्ट जो भी आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं उनको आप खुद एनहांस कर रहे हो साथ में, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में भी बोला था, कोई भी चीज़ ऐसे लगेगी यार ये तो नोट्स में लिख लेता हूँ, लिखो, क्वेश्चंस मत लिखो, यही बताया है ना जैसे, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो छोटे सर्कल का रेडियस r/3 है, बड़े सर्कल का रेडियस r है। बड़े वाला जो सर्कल है वो ट्रायंगल का इन सर्कल है ना, इन सर्कल है ना ट्रायंगल का, हाँ जी। तो अगर ट्रायंगल का इन सर्कल है, इन रेडियस अगर r है, तो ट्रायंगल की साइड क्या होगी? देखो साइड को 2/√3 से डिवाइड करने पर इन रेडियस आता है, तो इन रेडियस को 2√3 से मल्टीप्लाई करने पर साइड आएगी, हाँ जी। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया बटे में ट्रायंगल का एरिया कर रहा हूँ, इस सर्कल का एरिया हो जाएगा πr², यानी कि r² बटे में 9, और पूरी ट्रायंगल का एरिया हो गया √3/4। आपके लिए ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक ही फ्रैक्शन में करता, √3/4 a², 2 दूनी 4 थी 12r²। अब ठीक कर देता हूँ, πr², नीचे आ जाएगा 9, √3/4, नीचे 12r²। डायरेक्टली ऐसे लिखना आना चाहिए, बट मेरी ये मजबूरी है कि भैया
ये ना हो कि किसी को समझ में ही ना आए। 4 ये 12 ऐसा है क्या? पाई इस टू 27√3, पाई इस टू 27√3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, बताओ। लेट पी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज ए बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज ए बी है। If the perpendicular distance of P from each of ए बी बी सी सी ए, P एक पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी बी सी सी ए सबसे इतना है, तो यानी कि P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सारी साइड से बराबर है। अगर सारी साइड से बराबर किसी पॉइंट का डिस्टेंस है तो वो कौन सा पॉइंट होता है? उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक ऐसा सर्कल मार सकते हैं जो सारी साइड को टच होएगा, वो तो इन सर्कल का सेंटर निकला, मतलब यानी कि इसके इन सेंटर, सॉरी इन सर्कल का सेंटर, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, इन सेंटर, और हिंदी में बोलेंगे इस अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो ये P है। ओके जी, और उसने आपको वो भी बता दिया, क्या बता दिया कि इन रेडियस की वैल्यू क्या है? इन रेडियस की वैल्यू है 4√2 - 1, ये उसने बता दी है ना। देन द एरिया, और इसने क्या बताया था? राइट एंगल्ड आइसोस्केलस भी बता रखा है। यही मैं सोच रहा कि कुछ तो मिसिंग है, दया कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मर्जी की सिचुएशन बना लूँ। ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केलस है, यानी कि 90 45 45 है, ये 1 तो ये √2। इन रेडियस में इसका निकाल सकता हूँ, इसका इन रेडियस क्या होएगा? इसका इन रेडियस हो जाएगा भैया, आपको पता है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 - √2 बटे में 2, 2 - √2 बटे में 2। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो एक्चुअल ट्रायंगल है वो कितने गुना है इससे, तो अभी देख लेते हैं उसका इन रेडियस कितने गुना है। बटे का 2 ऊपर मैंने भेज दिया, तो इसमें से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ तो इट विल बी √2 - 1। आप बोलोगे जी हाँ सर, यू आर जीनियस, थैंक्स। तो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो एक्चुअल ट्रायंगल है वो हमारी बनाई ट्रायंगल से 4√2 टाइम है। 1 डायमेंशनल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एरिया की बात करी गई तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 दूनी 32 गुना होगा एरिया। वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे अनुसार तो भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो 4√2 टाइम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, 4√2 का स्क्वायर, स्क्वायर 32, यानी कि 16 इंच का आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो के। एन एक्यूट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज 2 ऑफ इट्स साइड्स इक्वल टू 10। एक्यूट एंगल्ड है आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल है। अगर मैं इसको 10 10 16 ले लूँ, 10 10 16 मैं ऐसे ले सकता हूँ। उसने बताया 2 साइडों की लंबाई ये है, और मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 16 16 10। ये नहीं बताना कि जो 2 इक्वल वाली साइडें हैं वो क्या है। इस केस में सबसे बड़ी साइड क्या है? इस केस में सबसे बड़ी साइड है 16। ठीक है, तो 16 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर देखते हैं ना, एक्यूट या ऑब्ट्यूज चेक करते हैं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो के स्क्वायर के सम से बड़ा है या छोटा। ये 200 हो गया, ये 256, तो ये तो ऑब्ट्यूज हो गई, यानी कि हमारे पास जो केस है वो ये वाला है। 10 का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा है। ओके जी, दिस इज द केस। क्या पूछ रहा है अभी? फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया अब तो आप बता ही दोगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब मैं ये बोल रहा था कि अब आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने नहीं रटा वो √4b² - a पता नहीं क्या है। ठीक है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ये 10 है, ये 5 और 5 ऐसे टूट जाएगा, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगाएंगे, इट विल बी √256 - 25। ऑप्शन में ले जाके साइड में से सोल्व कर देंगे, 231 कहीं पर दिख रहा है, √231। तो आंसर विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस ऑलरेडी हाफ हो रखा है, 5 ×
√231 ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ई बताइए जनाब। इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angled at B. In an isosceles right angle triangle ABC, right angled at B, I is in center of triangle. I जो है triangle का in center है, ओके। Then find ratio of I in center है। I अगर in center है तो in center क्या होता है, इसके अंदर बने सर्कल का सेंटर, यानी कि हम एक सर्कल खींच सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये साइड से इक्विडिस्टेंट है, सारी साइड से बराबर दूरी पर है। ओके जी, अब ये क्या बोल रहे हैं, हमने बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, अच्छा मैं ये सोच रहा इसने एक और चीज़ बतानी थी, आइसोस्केलस बता रखी है ना, तो इसकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ओके। अब ये बता रहा है कि AIB AIC BIC इनके एरियाज का रेशियो बताओ, तो करो। ये सारी साइड से इक्विडिस्टेंट है, हिंट है ये, करो, मेरे बताने से पहले हो जाना चाहिए। देखो, अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो इस ट्रायंगल की हाइट निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा, इस ट्रायंगल की हाइट निकालूंगा, जी हाँ इस ट्रायंगल की हाइट निकालूंगा, तो हाइट तो तीनों की सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्यों है इक्वल डिस्टेंस पर? क्योंकि ये इन सेंटर है, ये अंतः केंद्र है। ठीक है, तो हाइट तो तीनों ट्रायंगल की सेम हो गई। हाँ जी सर सेम होगी। एरिया डिपेंड करेगा कि बेस कितना है उस पर। इसका मतलब इसका एरिया हो गया 1, इसका एरिया हो गया 1, इसका एरिया हो गया √2। क्लियर है मेरे भाई? 1 1 √2। इनका रेशियो इसने पूछा है AIB, तो AIB का तो सबसे पहले हो गया जी 1 रेशियो, उसके बाद क्या पूछा BIC 1 रेशियो √2। ये बता रखा है इसने, बता रखा है, ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD से पैरेललोग्राम इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DFEA टू BFC इज 19:12 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस इज टू दिस। ये क्वेश्चन मैं अगली स्लाइड के अंदर लेने वाला था, ये मैंने पहले ले लिया, मैंने सोचा भी था आगे लूँगा, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, 2 चीज़ें यूज़ होंगी, दोनों मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हिंट दे रहा हूँ, उससे पहले क्वेश्चन को ट्राई कर लो अगर करना चाह रहे हो तो। सबसे पहली हिंट कि डायगोनल जो है वो 2 बराबर हिस्सों में एरिया को बांटता है। ठीक, ये तो बेसिक सी बात है। ठीक है, बड़ी हिंट ये है कि किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर ये दोनों एरिया बराबर होते हैं। अगर इस एरिया को मैं बोलूँ और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं। ठीक है, अगर इस एरिया को मैं A बोलूँ, इसको B बोलूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है और ये दोनों इक्वल होते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट है AB, तो ये हो जाएगा √AB, ये हो जाएगा √AB। ये मैं पहले करवा चुका हूँ, आगे इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाऊँगा। सिर्फ वो वाले करवाऊँगा जो आ सकते हैं, जो रिलेवेंट लगते हैं, या फिर जस्ट थोड़ा 10-20% ऊपर हैं। अदरवाइज क्वेश्चन तो इतने पड़े हैं मेरे पास। ABCD से पैरेललोग्राम इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DFEA, ये जो पूरी क्वाड्रिलेटरल है DFEA, इसका एरिया है 19। ठीक है, और इसका एरिया है 12। इनका रेशियो इसने बोला, तो मैंने मान लिया ये 12 यूनिट है, ये 19 यूनिट है। अब अगर मैं यहाँ पर हल्की सी कंस्ट्रक्शन करूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देख लेना। ठीक है, आज तक ये आया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे पास बहुत पड़े हैं यार, तो वो सारे क्वेश्चन क्यों करवाऊँ। आप देख लेना कि अभी ट्रेपेजियम अगर बनाना पड़े तो ये 12 यूनिट है, तो ये भी 12 यूनिट होएगा। ट्रेपेजियम के अंदर ये डमरू के अलावा ये जो बचती हैं दोनों बराबर हैं। ठीक है, और इन दोनों के एरिया का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो ये तो पूरा 19 यूनिट था, तो ये 7 यूनिट हो गया। ठीक है, अब मैं इस और इस एरिया को कैसे निकालूं? तो मैंने इस एरिया को मान लिया भैया A, इस एरिया को मैंने मान लिया मेरे भाई B। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि डायगोनल के इधर जो है 19 + B, वो बराबर होना चाहिए डायगोनल के उधर जो है 12 + A। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं B को उधर ले जाऊंगा तो A - B = 7। ओके, और मुझे एक बात पता है क्या, कि A × B = 12 × 12।
इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया का इन दोनों के बराबर होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर 144। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 144 है, उनका डिफरेंस 7 है। 144 को तोड़ो जिनके बीच में डिफरेंस 7 का हो, 16 निम्न 144। ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा कौन सा होएगा, a माइनस बी 7 है, a बड़ा होएगा। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। a की वैल्यू इज 16, b की वैल्यू इज 9। क्रिएट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, बट आप समझ गए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ठीक है, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, एक स्टेप आगे ही मान लो आप इसको। ठीक है, हम ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं करेंगे, सिलेक्शन के लिए करेंगे। तो उसने FCD और BEF का रेशियो पूछा है 16:9। दैट्स इट, ऑप्शन बी। क्लियर है मेरे भाई। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। और क्लास का फीडबैक आपको पता है कहाँ पर देना है, टेलीग्राम जो आपका डाउट ग्रुप है सारे एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए, वहाँ पर क्लास का फीडबैक दो। ठीक है, कोई भी ऐप के अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कई बच्चों को आ जाती है उनके फ़ोन के अंदर, तो वो उस ग्रुप के अंदर मत बताया करो, मेरे को मत बताया करो। आप क्या करो, व्हाट्सएप जो अपना नंबर है उसके ऊपर बताया करो, और वहाँ पर सिर्फ बताया मत करो, दूसरे फ़ोन से उस प्रॉब्लम की वीडियो बना के भेजा करो। मैं आपको प्रोसेस ही बता देता हूँ हम क्या करते हैं। फिर हम ये करते हैं, जो अपनी डेवलपिंग टीम है उनके पास वो वीडियो भेजते हैं, ताकि उनको एग्जैक्ट पता लग जाए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर वो उसका सॉल्यूशन हमें भेजते हैं। तो जो एक रास्ता है उस छोटी मोटी प्रॉब्लम आए उनको सॉल्व करने का, तो वही रास्ता है। ठीक है, क्लियर है भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।